क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 80% व्यापार समंदर के ही रास्ते से होता है, लेकिन ये पूरा व्यापार सिर्फ कुछ नैरो स्ट्रेट्स पर ही टिका हुआ है। आज तक न्यूज चैनल्स पर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नेवल ब्लॉकेड या रेड सी क्राइसिस, हूती विद्रोहियों के हमले और ईरान इजराइल तनाव के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों दुनिया की महाशक्तियां इन छोटी छोटी समुद्री चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? जय हिंद, मैं हूं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश डगे और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ग्लोबल स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स की पूरी जियोपॉलिटिक्स। हम जानेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब दुनिया के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। बाय द वे, जो शब्द मैंने यूज किए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाब अल मंडेब हो या स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोकिंग पॉइंट्स वहां पे माने जाते हैं, जिसका जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस पूरे ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत अपनी क्या रणनीति रख रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं चोक पॉइंट्स क्या होते हैं। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो चोक पॉइंट्स वो नैरो सी चैनल्स होते हैं जहां से होकर दुनिया के बड़े बड़े व्यापारिक, यानी इसका मतलब कमर्शियल और तेल के जहाज गुजरते हैं। ये रास्ते ग्लोबल इकोनॉमी की एक तरह से गले की नस, हम जिसे कहते हैं ना जुगुलर वेन, ग्लोबल अर्थव्यवस्था की ये जुगुलर वेन है। अगर इन पर कोई दबाव डाल दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट सकता है। और यही ईरान और बाकी कुछ देश अच्छी तरीके से जानते हैं। इसकी वजह से ईरान जैसा छोटा देश भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से ललकार रहा है, एक तरीके से धमका रहा है, क्योंकि उसका वर्चस्व स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है। वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब स्ट्रेट की। अरबी भाषा में बाब अल मंडेब का मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का द्वार। और आजकल सचमुच में दुनिया के आंखों में यह बाब अल मंडेब आंसू ला रहा है। यह रेड सी को गल्फ ऑफ अदेन से जोड़ता है। यूरोप और एशिया के बीच का सारा व्यापार सुएज कैनल के जरिए इसी मार्ग से वहां पर होता है। हाल ही में येमेन के हूती विद्रोहियों ने इस चोक पॉइंट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल्स और ड्रोन का अटैक दागना शुरू कर दिया है। क्या नतीजा उसका? दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रूट से जाना बंद कर दिया है। अब उन्हें पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ रहा है। इसका ही मतलब 15 से 20 दिन ज्यादा लग रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आसमान छू रही है। इसका सीधा असर हमारे और आपके पॉकेट पर महंगाई के रूप में हो रहा है और आने वाले समय में वो और ज्यादा होगा। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट की। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अगर बाब अल मंडेब व्यापार की नस है तो मैं कहूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का ऑयल वॉल्व है। दुनिया का लगभग 20% से 30% क्रूड ऑयल और भारी मात्रा में एलएनजी, जो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए लगता है, वो एलएनजी और क्रूड ऑयल इसी संकरे रास्ते से, इसका मतलब नैरो सी चैनल से होकर गुजरता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ती है। इसे एक तरफ ओमान और दूसरी तरफ ईरान है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर हम देखें तो उसके उत्तर में ईरान है तो उसके दक्षिण में ओमान है। जब भी ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ता है तो ईरान हमेशा धमकी देता है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। अगर ईरान ने लॉन्ग टाइम के लिए सचमुच में इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें रातों रात $150 से लेके $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। भारत जैसा देश जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर आयात किए गए इस क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है, उसकी अर्थव्यवस्था के भी बुरे हाल वहां पर हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। चलो थोड़ा सा अब पूरब की तरफ चलते हैं। पश्चिम के बाब अल मंडेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बेसिक जानकारी तो हमने ले ली, लेकिन अगर हम विश्व का मैप वहां पर देखते हैं, ग्लोबल मैप देखते हैं, तो पूर्व की तरफ हम देखेंगे तो वहां पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है जहां पर चीन अपनी विस्तारवादी नीतियां दिखा रहा है।
एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ चाइना। लेकिन दोस्तों, चीन का भी एक बहुत बड़ा डर है, उसकी भी एक वीकनेस है, उसे जियोपॉलिटिक्स में हम कहते हैं दी मलक्का डायलेमा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हिंद महासागर, इसका ही मतलब इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का जोड़ती है। चाइना का 80% से भी ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट और व्यापार इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर होता है। अब चाइना का डर क्या है? चाइना जानता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ठीक मुहाने पर भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्थित है। इतना ही नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अपना ट्राई सर्विसेज कमांड है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इकट्ठा वहां पर जो है इस ट्राई सर्विसेज कमांड के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पर वहां पर स्थित है। अगर कभी भारत और चाइना के बीच युद्ध की स्थिति अगर बन जाती है तो भारतीय नौसेना मलक्का चोक पॉइंट को आसानी से ब्लॉक कर सकती है और इस तरीके से एडवांटेज इंडिया अगेंस्ट चाइना ये सिनेरियो वहां पर क्रिएट होगा और इसे ही हम कहते हैं चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से मलक्का डायलेमा। इसी डर से बचने के लिए चाइना ने सीपीईसी, इसका ही मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई जैसे प्रोजेक्ट्स बनाकर रखे हैं ताकि उसे मलक्का से होकर गुजरना ना पड़े और वो अरेबियन सी के मार्ग से पाकिस्तान होकर डायरेक्टली चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में अपना जो माल जो अरबी समुद्र से आ रहा है डायरेक्टली वहां पर पहुंचा सके, उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाने की जरूरत ही ना पड़े। ये मलक्का डायलेमा का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है और वहां पर एडवांटेज इंडिया, इस तरह की परिस्थिति वहां पर निर्माण हो सकती है अगर सचमुच में भारत और चाइना में उस तरह का युद्ध होता है या संघर्ष की परिस्थिति निर्माण होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इंडिया स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 to 85% जो हिस्सा है वो इंपोर्ट के माध्यम से करता है, जो ज्यादातर वेस्ट एशियन कंट्रीज से आता है। साथ ही में हमारा अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका जाता है। इसलिए चाहे होर्मुज हो या बाबल मंडेब हो, इन चोक पॉइंट्स पर शांति और स्थिरता भारत के नेशनल सिक्योरिटी और भारत की इकोनॉमी के लिए जीरो कॉम्प्रोमाइज जोन है। भारत ने इस संकट से निपटने के लिए एक तरीके से ड्यूअल रणनीति अपनाई है। नंबर 1, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। जब रेड सी में हुतियों ने हमले शुरू किए और सोमालिया के समुद्री पायरेट्स फिर से एक्टिव हो गए तो भारतीय नौसेना ने अपना दमखम वहां पर दिखाया और भारत ने अरब सागर और गल्फ ऑफ एडन में ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने 10 से भी ज्यादा फ्रंटलाइन वॉरशिप जैसे आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापट्टनम वहां पर तैनात कर दिए हैं। जब भी किसी कमर्शियल जहाज, चाहे वो किसी भी देश का हो, उस पर हमला होता है, सबसे पहले इस एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भारत की इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज उनको रेस्क्यू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इससे दुनिया में स्पष्ट तरीके से मैसेज जाता है कि भारत अब सिर्फ अपने तटों की ही रक्षा नहीं करता बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। दूसरा एस्पेक्ट, भारत के पर्सपेक्टिव से अल्टरनेटिव रूट्स, वैकल्पिक रास्तों का निर्माण। भारत समझ चुका है कि हम पूरी तरीके से इन अस्थिर चोक पॉइंट्स पर निर्भर नहीं रख सकते हैं और इसकी वजह से ही भारत ने G20 के समिट में एक मास्टर स्ट्रोक चला, IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर भारत को UAE, सऊदी अरेबिया और इजराइल के रास्ते से सीधा यूरोप को जोड़ देगा। इसके साथ ही भारत ने INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी काम किया है और उसके माध्यम से ईरान के चाबहार पोर्ट से होते हुए यह मार्ग रूस तक वहां पर जाएगा और भारत की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यानी अगर भविष्य में लाल सागर यानी रेड सी या सुएज कैनल ब्लॉक भी हो जाए तो भारत का व्यापार रुकेगा नहीं। यूरोप, रशिया, अमेरिका के साथ भारत का व्यापार बरकरार रहेगा और इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक तरीके से स्थिरता मिलेगी। तो मित्रों, निष्कर्ष यह है कि 21वीं सदी में युद्ध सिर्फ जमीन या हवा में नहीं लड़े जा रहे हैं। असली ताकत उसकी है जिसका समुद्र के इन चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल है। ईरान का उदाहरण वहां पर देख लो।
बाय द वे, अल्फ्रेड थेर महान, जो एक प्रसिद्ध नौसैनिक रणनीतिकार थे, ये नेवल स्ट्रैटेजिस्ट महान, उनका कहना है जो समंदर पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। और भारत आज अपनी मजबूत विदेश नीति और ताकतवर नौसेना के दम पर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत को अंडमान और निकोबार में अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाना चाहिए और मलक्का स्ट्रेट पर हमारा जो दबदबा, वर्चस्व और जो एक तरीके से स्ट्रेंथ वाली पोजीशन है उसको और मजबूत करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर रखो, मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। इन शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।